वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट्स। आइए, जैसा कि हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं द लॉस्ट स्प्रिंग बाय अनीस जंग, और उसमें का पार्ट 1 जो हम पढ़ रहे हैं उसमें लास्ट के 2 पैसेज अभी बचे हुए थे, तो उनको आज हम लोग पढ़ेंगे और क्लियर करेंगे। तो पैराग्राफ 10 और पैराग्राफ 11। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एक दिन सुबह सुबह मैडम अनीस जंग जब मॉर्निंग वॉक पे होती हैं तो इन्होंने साहब को एक क्लब के सामने देखा था। साहब बाउंड्री के पास से क्लब के अंदर जो कुछ हो रहा था उसे वो देख रहा था, और उसने ये बताया कि उसे टेनिस का खेल बहुत पसंद है, और जब अंदर कोई नहीं होता चौकीदार मुझे अंदर झूला झूलने देता है। यहाँ तक मैंने आपको पिछली क्लास में बताया। आगे देखते हैं। साहब टू इज वियरिंग टेनिस शूज। साहब भी पहने हुए था क्या? टेनिस के शूज। साहब क्या पहने हुए था? टेनिस के शूज। और दैट जो कौन? वो यही जूते। लोग दिखाई पड़ते थे स्ट्रेंज, बड़े विचित्र, या जिसको हम कह सकते हैं अजीब। ये जूते बड़े अजीब दिखाई पड़ रहे थे। ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। क्यों? क्योंकि ये जूते अजीब इसलिए लग रहे थे। क्यों? क्योंकि उसका जो शर्ट था और उसका जो शॉर्ट था, यानी हम ये कह सकते हैं उसकी जो कमीज थी और उसका जो निक्कर था, या जिसको हम शॉर्ट पैंट बोल सकते हैं, वो डिस्कलर थे। डिस्कलर का मतलब होता है बेरंग। क्या होता है? बेरंग। उसके बेरंग कमीज और शॉर्ट्स पर वो जो टेनिस के जूते थे वो बड़े अजीब लग रहे थे। समवन गिव देम टू मी। साहब ने बताया कि किसी व्यक्ति ने गिव दिया है, देम उन्हें। साहब ने बताया कि किसी व्यक्ति ने मुझे ये दिया था। समवन किसी व्यक्ति ने गिव दिया था, देम उन्हें, किन्हें? उन जूतों को। ठीक है। और ही सेज इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन। वो बताता है इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, मतलब व्याख्या करते हुए या स्पष्टीकरण देते हुए वो ये बताता है। ठीक। क्या बताता है? कि किसी ने मुझे ये जूते दिए थे, और द फैक्ट, और सच्चाई तो ये है कि दे आर डिस्कार्डेड शूज। यद्यपि वो ये बता रहा है कि शायद किसी ने उसको जूते दिए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये कैसे जूते हैं? ये जूते हैं डिस्कार्डेड शूज। डिस्कार्डेड शूज का मतलब वो होता है कि जिन जूतों को लोग पहनते पहनते ऊब जाते हैं और इसके बाद उसको एक किनारे कर देते हैं और ये कहते हैं कि अब हम इसे नहीं पहनेंगे। पहनते पहनते जब जूते गिर जाते हैं तो लोग उनको उतार कर फेंक देते हैं। तो ये जूते वही वाले थे जो साहब के पैर में थे। तो ये जूते कौन थे? डिस्कार्डेड शूज थे ऑफ सम रिच बॉय। किसी अमीर लड़के के, किसी अमीर लड़के के उतारे हुए जूते थे। हु जो परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम। और शायद उस अमीर लड़के ने रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? मना करना।
शायद उसने मना कर दिया था। टू वियर मतलब होता है पहनना, उसने पहनने से मना कर दिया था और इसलिए वो जूते साहब के पैर में थे, ठीक है, वो उतारे हुए जूते थे। और शायद उसने पहनने से क्यों मना कर दिया था अमीर लड़के ने? बिकॉज ऑफ, क्योंकि अ होल इन वन ऑफ देम, उन जूतों में से किसी एक जूते में नीचे छेद हो गया था। क्या हो गया था? छेद हो गया था। लेकिन डज नॉट बोदर हिम, लेकिन साहब को इसकी चिंता नहीं थी। साहब को इसकी चिंता नहीं थी। क्यों? क्योंकि साहब के लिए जूते पहनना ही महत्वपूर्ण था। जूते कैसे हैं ये महत्वपूर्ण साहब के लिए नहीं था। बोदर का मतलब क्या होता है? चिंता करना। डज नॉट बोदर हिम, साहब को इस चीज की चिंता नहीं थी कि उसमें छेद हैं या नहीं है, या फटा हुआ है या पुराने हैं। साहब के लिए चिंता ये थी कि उसके पैर में जूते हैं। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, अच्छा ये सब चीज की चिंता वो व्यक्ति कहाँ करेगा? कौन व्यक्ति? हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, जो नंगे पैर चलता हो। वॉक चलना, बेयरफुट नंगे पैर, जो नंगे पैर चलता हो उसके लिए जूते में छेद है या जूता फटा है इसकी चिंता नहीं है। इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम, छेद वाले जूते भी उसके लिए प्राप्त करना एक सपना है। छेद वाले जूते, फटे पुराने जूते भी ऐसे लोगों के लिए एक सपना है जो एक एक रुपए के लिए कूड़े और कचड़े का ढेर उखेरते हैं। और ये भी जो सपने हैं ना, कम ट्रू, कहीं ना कहीं सपना पूरा होने जैसा प्रतीत होता है। बट लेकिन द गेम ही इज वॉचिंग, लेकिन जो खेल वो देख रहा है ना, कौन सा खेल? टेनिस का खेल। सो इंटेंटली, बड़े ध्यान से, जिस खेल को वो साहब बड़े ध्यान से देख रहा है ना, इज आउट ऑफ हिज, इज आउट ऑफ हिज, वो उसकी पहुंच से दूर है। जूता तो उसको मिल गया है, फटे पुराने जूते मिल गए हैं, लेकिन जिस खेल को फ्रेंड्स वो देख रहा है ना, टेनिस का खेल, वो इंटेंटली, बड़े ध्यान से, ध्यानपूर्वक, जिस खेल को वो बड़े ध्यान से देख रहा है वो उसके पहुंच से बाहर है। आइए नेक्स्ट। दिस मॉर्निंग इज सुबह, दिस मॉर्निंग इज सुबह, साहब इज ऑन हिज वे, साहब अपने मार्ग पे था, ठीक है। इस सुबह साहब कहाँ था? साहब इज ऑन हिज वे, साहब अपने मार्ग में था। टू द मिल्क बूथ, कहाँ जा रहा था वो जा रहा था दूध की दुकान पर। अभी किसी दूसरे दिन की बात है, फिर सुबह सुबह अनीस जंग की साहब से मुलाकात होती है। तो अनीस जंग ने क्या देखा कि साहब दूध की दुकान पे जा रहा है। उसने पूछा, ओ साहब वेयर आर यू गोइंग? तो साहब ने बताया होगा, मैडम आई एम गोइंग टू मिल्क बूथ। और इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथ में क्या है? एक स्टील का कैनिस्टर है। क्या है उसके हाथ में? एक स्टील का कैनिस्टर है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल, साहब ने अपने आप ही बता दिया। उसने बताया, मैडम आई नाउ वर्क, मैं अब काम करता हूँ, इन अ टी स्टॉल, एक चाय की दुकान पर, डाउन द रोड, वो सड़क के किनारे है। वो वहाँ सड़क पर, सड़क के किनारे वो जो दुकान दिख रही है ना, मैं वहाँ पर काम करता हूँ। ही सेज, वो कहता है। कौन? साहब कहता है, पॉइंटिंग, इशारा करते हुए, इन द डिस्टेंस, दूर में। दूर इशारा करते हुए वो कहता है, मैडम वो जो दूर में चाय की दुकान दिख रही है वहाँ पर मैं चाय की दुकान में काम करता हूँ, और आम पेड 800 रुपीज, और मुझे 800 रुपये मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं? 800 रुपये मिलते हैं। ऑल माई मील्स,
और मुझे पूरा भोजन मिलता है। माई मील, मील मतलब भोजन, और मतलब मेरे सभी भोजन, इसका मतलब सुबह दोपहर शाम तीनों मीटिंग का पेट भर के भोजन उसको मिलता है, 800 रुपये मिलते हैं। आई आस्क, मैंने पूछा, डज ही लाइक द जॉब, मैंने पूछा, मतलब अनीश जंग ने पूछा, बेटा क्या तुम्हें काम करना पसंद है? हिज फेस, उसका जो चेहरा है, आई सी, मैंने देखा। तब मैंने उसके चेहरे को देखा ये पूछकर कि काम क्या करना तुमको पसंद है, तो मैंने क्या देखा कि उसका जो चेहरा है ना, हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके चेहरे से वो केयर फ्री लुक, कौन सा लुक? वो केयर फ्री लुक, केयर फ्री का मतलब होता है निश्चिंत, 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 निश्चिंता वाली जो दृष्टि थी वो गायब थी। मतलब जो बिल्कुल बिना किसी दबाव के जो पहले रहता था, जो मतलब बिल्कुल आजाद होता था, वो आजादी उसके चेहरे पर दिख ही नहीं रही थी। वो जैसे जितना पहले निश्चिंत होता था बिना किसी दबाव के, आज वो उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है कि वो निश्चिंतता उसके चेहरे से गायब है। द स्टील कैनिस्टर, स्टील का जो कैनिस्टर है ना, सीम्स प्रतीत हो रहा था हैवियर, भारी, देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। और स्टील का जो कैनिस्टर है उसके प्लास्टिक वाले बैग से ज्यादा भारी प्रतीत हो रहा है। जो प्लास्टिक का बैग वो लेकर के अपने कंधे पर घूमा करता था, गली गली कूड़े कचड़े को कुदेरता रहता था, उसमें से कीमती चीजों को उठाता रहता था, आज उसके कंधे पर प्लास्टिक का बैग तो नहीं है, उसके हाथ में क्या, स्टील का कैनिस्टर, लेकिन ये स्टील का कैनिस्टर उसको ज्यादा भारी लग रहा है। किसकी तुलना में? प्लास्टिक बैग की तुलना में। क्या भारी लग रहा है? स्टील का कैनिस्टर। किसकी तुलना में? प्लास्टिक बैग की तुलना में। जानते हो क्यों? उसका कारण है बैग वॉच हिज, बैग उसका अपना था, बैग उसका अपना था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, लेकिन कैनिस्टर उस व्यक्ति का था हु ओन द टी शॉप, जिसकी चाय की दुकान थी। यानी कैनिस्टर उसको भारी इसलिए लग रहा था क्योंकि वो उसका अपना नहीं था, वो दुकान के मालिक का था। कैनिस्टर को उठाना वो अपने लिए नहीं उठा रहा था, वो इस दुकान के मालिक के लिए उठा रहा था। और बैग उसका अपना था, जब तक उसका मन करे तब तक वो अपना काम करेगा, नहीं तो जाकर घर में बैठ जाएगा। वो वहां पे आजाद था, लेकिन अब चाय की दुकान में वो आजाद नहीं था। साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहब अब अपना मालिक नहीं था। पहले साहब अपना मालिक था, लेकिन साहब अब अपना मालिक नहीं था। पहले उसके कंधे पर प्लास्टिक का बैग होता था, भले वो भारी था, लेकिन उसको वो हल्का प्रतीत होता था। क्यों? क्योंकि उस बैग में जो कुछ भी था वो उसका अपना था, वो उसका मालिक था। जब तक उसका मन करे वो काम करे, जब इच्छा करता कि मुझे काम नहीं करना तो घर जाता, आराम करता। लेकिन अब चाय की दुकान पर ऐसा कुछ नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 1 खत्म होता है, और नेक्स्ट पार्ट के साथ फिर मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बार में अगर क्लियर ना हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, लेकिन पूरा हिंदी अनुवाद करके आप जो है अपने शब्दों में करेंगे। आप किताबी भाषा बिल्कुल नहीं यूज करेंगे, और इसको आप हमारे ग्रुप में भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।